हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन कौन ऑनलाइन है फटाफट बताओ। एंड सारा चीज क्लियर है क्या? वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग। आज मैंने घर पे सेटअप किया है मॉर्निंग और इवनिंग आपकी क्लासेस के लिए। एक दो दिन हो सकता है थोड़ा बहुत अपने बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए, बट वो मैं ठीक करके सो दैट आई कैन सीमलेसली टेक टेक क्लासेस लाइव फॉर सीएमए फाइनल। तो पहले बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या सबको? मैं भी चेक कर लेता हूं, इज एवरीथिंग फाइन और नॉट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं। स्क्रीन मेरे को लग रहा है। चलिए, आप लोग सब पूरी तरीके से जाग गए हैं ना? क्या होता है मॉर्निंग क्लासेस में, जनरली बच्चा सो के क्लास करता है, वो नहीं करना है। हम लोगों को मॉर्निंग एक्टिव होके स्टार्ट करना है। अगर पॉसिबल है तो रोज आपको रेडी होके बैठना है। रेडी होने की तरह मतलब मेरी तरह एकदम नहा धो के रेडी होके, सो दैट यू आर वेल परफेक्ट। एकदम जो भी मैं बोलूंगा वो आपके दिमाग के अंदर जाएगा। रजाई वगैरह अपने से साइड हटा दो। रजाई वगैरह लेके पढ़ाई नहीं करना है, नहीं तो कभी पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है ना बात? सारे लोग नींद से जाग चुके हैं? फटाफट मेरे को बताइए, यस और नो। क्योंकि मॉर्निंग क्लासेस में मैं भी जब पढ़ता था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो क्लास में आके सो जाते थे। मतलब लाइव एट सेंटर क्लास में आके सो जाते थे। तो मॉर्निंग क्लास इज डिफिकल्ट, बट मॉर्निंग क्लास इज अ ब्लेसिंग। क्यों ब्लेसिंग? जो बच्चा 9 बजे 10 बजे उठ के सीधा ऑफिस जाता है, सुबह का टाइम यूटिलाइज नहीं करता है, उसका अच्छा टाइम यूटिलाइजेशन हो जाता है इन क्लासेस के कारण। तो रियली मॉर्निंग का क्लास इज अ ब्लेसिंग, एंड जो इसको यूज कर पाएगा वो बहुत मतलब अच्छा फील करेगा कि यार सुबह सुबह कम से कम मतलब उठते ही जागते ही मैंने अपना पढ़ाई का कुछ कंटेंट कर लिया है। सो दैट माई पूरा डे में अगर मैं काम भी कर रहा हूं तो मेरे को चिंता नहीं है, मैंने 1.5 2 घंटे सुबह पढ़ लिया है, मैंने अपना टाइम यूज कर लिया है। ये कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन। और वीडियो का स्ट्रीमिंग इज परफेक्ट और नॉट, जस्ट लेट मी नो। वीडियो का स्ट्रीमिंग इज परफेक्ट और नॉट। क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा इंटरनेट का इश्यूज लाइव ऑनलाइन क्लासेस में रहता है। वो 2 3 दिन रहता है, फिर वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है। तो जैसे जैसे अपने क्लासेस में आगे बढ़ेंगे चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एवरीथिंग इज गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए एक सेकेंड, मैं आईपैड कनेक्ट कर लेता हूं। जस्ट अ सेकेंड, देन विल स्टार्ट। जस्ट अ सेकेंड।
Now it seems perfect to me. Just a second. Yes, done. आइए हम लोग अपने सीएमए फाइनल लेवल की फर्स्ट क्लास का पहला डिस्कशन आज चालू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इंट्रोडक्शन टू इंड एएस। हमारा सिलेबस का फर्स्ट पार्ट इंड एएस का डिस्कशन आज हम लोग चालू कर रहे हैं। आप में से किसी भी बच्चे ने इंड एएस के बारे में सुना है क्या? व्हाट आर इंड एएस? फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस का फुल फॉर्म इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप लोग जानते हैं क्या इंड एएस हम किसे कहते हैं? एनीवन इन द क्लास? पार्टिसिपेशन इन अ लाइव एट होम क्लास इज अ मस्ट। पार्टिसिपेट करेंगे, नींद भी नहीं आएगा और दिमाग भी चलते चलेगा। बताइए, क्या आप में से कोई जानता है व्हाट इज इंड एएस? एनीवन इन द क्लास, इंड एएस क्या होते हैं? नो सर, नॉट एन इश्यू, कोई बात नहीं। अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए मैं समझाता हूं आप लोगों को बताता हूं इंड एएस एक्चुअल में होते क्या है। सबसे पहला बात, कुछ भी नोट डाउन नहीं करेंगे आप। जो भी मेरे को बताना होगा, लिखाना होगा, मैं खुद बोल दूंगा। जब तक मैं ना बोलूं लिखना है, तब तक आपको लिखना नहीं है। टू दी एक्सटेंट हम ट्राई करेंगे कि हम लोग अपने बुक के अंदर ही नोट्स वगैरह लिख ले, सो दैट हम लोगों को 2-3 जगह से पढ़ना ना पड़े, हमारा बुक से ही सारा काम हो जाए। इंट्रोडक्शन टू इंड एएस वाला जो टॉपिक है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कोई शॉर्ट नोट्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह इससे आपको देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है बात? तो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें अपने को अंडरस्टैंडिंग रखनी है इंड एएस होता क्या है, इंड एएस इंडिया में क्यों बनाए गए, क्यों लाए गए, एंड इंड एएस कैसी कैसी किन किन कंपनीज पर लागू होते हैं। बेसिकली इस पूरे टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे। तो कुछ लिखने का नहीं है, खाली सुनते चलिए व्हाट आर इंड एएस। ध्यान से सुनिएगा। जब मैं बात करता हूं अकाउंटिंग की, या मैं बात करता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, देखो अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या डिफरेंस है सर? कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के भाई भाई है। जनरली जब मैं टर्म अकाउंटिंग यूज करता हूं ना, अकाउंटिंग, हमारे दिमाग में बुक कीपिंग वाली बात घूमती है। बुक कीपिंग, जो रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह हम लोग मेंटेन करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेगुलर ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करना एक्सेट्रा, उसको हम लोग जनरली अकाउंटिंग शब्द समझते हैं, बुक कीपिंग शब्द समझते हैं। और ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हम लोग जानते हैं हर साल, हर क्वार्टर, जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज होती है क्वार्टरली, नॉर्मल कंपनीज होती है वो ईयरली, एनुअली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, ताकि वो इंफॉर्मेशन दे सके अपने स्टेक होल्डर्स को। एक्चुअल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है? रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वर्क। पूरा पूरा जो कॉर्पोरेट काम करता है, कंपनी जो काम करता है, डे टू डे एक्टिविटीज करता है, उस एक्टिविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है अपने स्टेक होल्डर को समय समय पर अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सो दैट दे कैन टेक फाइनेंशियल डिसीजन। वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, वो लोग ये डिसाइड कर सके आपके साथ काम करना है या नहीं करना है। इसके लिए कंपनी टाइम टू टाइम स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बाय प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
और यही जो हम लोग स्टेटमेंट्स बना के स्टेक होल्डर को देते हैं, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू दी स्टेक होल्डर्स। ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ही बाद में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रूप में स्टेक होल्डर तक जाता है और स्टेक होल्डर को यह बताता है कंपनी ने पूरे साल भर में क्या कामकाज किया, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, सो दैट वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर सके, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर सके। अब जब भी बात आती है रिपोर्टिंग की, स्टेक होल्डर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की या ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली अकाउंट फॉर करने की, जब भी इन चीजों की बात आती है ना, क्वेश्चन अराइजेस, क्या इन चीजों को लेकर कोई रूल है, क्या इन चीजों को लेकर कोई स्टैंडर्ड्स है, कोई सेट ऑफ नॉर्म्स है जिसके बेसिस पे हम लोग ये मानेंगे कि अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो स्टेक होल्डर को किया हुआ है वो सही है, उनको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है एज पर रूल्स, ताकि वो डिसीजन मेकिंग करे तो वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके। क्या ऐसे कोई रूल्स, स्टैंडर्ड्स, कोई नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? आंसर इज यस। और इन्हीं रूल्स, सेट और स्टैंडर्ड्स को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स है, रूल्स है, नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स है, पॉलिसीज है, प्रिंसिपल्स है, जो आपके अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को गवर्न करती है। कोई भी एंटिटी जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेगुलर ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर करेगी, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगी स्टेक होल्डर्स को, हर एंटिटी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं सो दैट प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू दी स्टेक होल्डर्स। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर कंट्री, हर नेशन अपना अपना अलग अलग अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन करता है, फ्रेम करता है। वैसे ही इंडिया ने भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं अकाउंटिंग करते समय वेरियस एंटिटीज को, उसके लिए रूल्स एंड नॉर्म्स बना रखे हैं। इन रूल्स एंड नॉर्म्स को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अगर आज के दिन में बात करूं, इन इंडिया देयर आर टू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर वर्किंग। दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं और एक हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो नए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या रूल्स है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन इंडिया फॉर नॉर्मली द बिगर कंपनीज, द बिग कंपनीज, द लिस्टेड कंपनीज, जिनकी नेटवर्थ एक थ्रेशोल्ड को कवर करती है, वैसी टाइप एक थ्रेशोल्ड को एक्सीड करती है, वैसी टाइप ऑफ कंपनीज के लिए एक नया सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटर लेवल के सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे तो रखे हैं, बट उनका इज्जत इतना कम कर रखा है कि चाह कर भी ना बच्चे पढ़ते हैं ना हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम जितने मार्क्स का वो आता है उतने मार्क्स के लिए हम उनको पढ़ाने बैठे तो इतना टाइम लग जाएगा कि बच्चे अपना पूरा दूसरा सिलेबस पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, कवर ही नहीं कर पाएंगे। इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो दे रखा है, बट उनको रियल में इज्जत नहीं दे रखा है इंटर लेवल पे। इसीलिए सीए में इंटर लेवल में बच्चों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उतना एक्सपोजर नहीं होता जितना सीए के स्टूडेंट्स को होता है। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, इसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और अभी जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडेस। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए अभी एट प्रेजेंट कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज या स्पेसिफिक कंपनीज पर लागू होते हैं। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज जो डिफाइन किया हुआ है, एक्ट में बोला हुआ है, बताया हुआ है, उनको फॉलो करना है ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर, जब ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल करता था, एक रूल, एक नॉर्म प्रिवेल करता था, तो सर एक अलग से हम लोगों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का क्या दरकार पड़ा? डोंट वरी, वो वीडियो का ऐसा है ना, वो थोड़ा सा 1-2 सेकेंड लैग करता है, वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं एक बार चेक भी करवा लूंगा इसको, व्हाई इट इज फ्लक्चुएटिंग, मैं एक बार चेक करवा लूंगा आज। आप कल ही सुनने पर ध्यान दें। सर, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, what was the reason या what was the logic behind bringing a full new set of accounting standards? क्या जरूरत था, क्या दरकार था? आंसर इज, हमारे जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे ना,
वो बनाए गए थे 1990s में। 1990s मतलब जब 2000 आने वाला था उससे पहले 1990s में इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉरेन स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आईएफआरएस को बेस करके हमने उस समय बनाए थे और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे थे। हाउएवर वर्ल्ड में क्या हुआ, जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ता रहा, जैसे जैसे बिजनेस करने का तरीका चेंज होता रहा, क्या होता गया, वहां पे आईएफआरएस को बार बार अमेंड किया गया, रिफाइन किया गया, चेंज किया गया। बट इंडिया में तो हम जानते हैं ना, देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। इंडिया में कोई भी एक रूल या नॉर्म लाया जाता है तो यह बिलीव किया जाता है कि आप इसको थोड़े दिन तक, थोड़े सालों तक सेम चलाओ, बार बार चेंज मत करो, बिकॉज वंस यू चेंज वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन अडॉप्शन। हम लोग वो अडॉप्ट करने में जितना टाइम लगाते हैं उतना दिन में अगर आप लॉ ही चेंज कर दोगे तो हम लोगों ने जितना कॉस्ट इनकर किया, जितना टाइम इनकर किया, उसका फायदा क्या हुआ। तो अगर आप कोई चीज लाए हो तो 20-25 साल रखो यार, इतना जल्दी चेंज करने का क्या है। इंडिया में देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। इंडिया में बिजनेस तो बढ़ रहा था, इंडिया में नए नए बिजनेस एवेन्यूज तो आ रहे थे, बट नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या नए अकाउंटिंग नॉर्म्स नहीं आ रहे थे जो उन बिजनेस को प्रॉपरली रिपोर्ट करके इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचा सके। अब इसके कारण क्या हुआ, जब ऐसा होने लगा कि इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अमेंड नहीं किया गया, रिवाइज नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे ना, जो इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगा रहे थे, जो इंडियन बिजनेस पर बेट कर रहे थे, वो बोलते हैं कि यार इंडिया में हम पैसा लगाना तो चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पैटर्न है, इंडिया का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रूल्स है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि ट्रांसपेरेंटली हमको हर एक चीज बता सके, ट्रांसपेरेंटली हम लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। जिसके कारण होता क्या है, हम पैसा तो लगा रहे हैं बट उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें टाइम टू टाइम प्रॉपरली मिलती नहीं। तो क्योंकि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है प्रॉपरली, सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म से अकाउंटिंग नहीं हो रहा है, प्रॉपर रूल से अकाउंटिंग नहीं हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम फाइनेंशियल डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिक्स हो या ब्यूरोक्रेसी हो या रेड टेपिज्म हो, वो सब तो अलग है, बट जहां हम पैसा लगा रहे हैं वहां हमको टाइम टू टाइम प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो मिलना चाहिए। आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इतने प्रिमिटिव है, इतने पुराने हैं कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है, जिनको हम आईएफआरएस बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। आप अगर उनको अडॉप्ट करेंगे ना तो हम लोग भी वही फॉलो करते हैं, आप भी अगर उन्हीं को फॉलो करके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करोगे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा ये समझना कि एक्चुअल में बिजनेस में हो क्या रहा है और हम प्रॉपर डिसीजन ले सकेंगे। तो जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन होने लग गया, जैसे जैसे वर्ल्ड एक ओपन मार्केट होने लग गया, बाहर के इन्वेस्टर इंडिया में आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रांग हो ताकि उनको रेगुलर इंफॉर्मेशन जो मिले वो सही इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। अब इसके लिए इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि इंडिया को भी अब आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर लेना चाहिए, इंडिया को भी अब इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे काम करना चाहिए, सो दैट सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स तक पहुंच सके। इसके लिए इंडिया के ऊपर प्रेशर किया गया कि आप आईएफआरएस अडॉप्ट करो, आप भी आईएफआरएस बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाओ, आप भी आईएफआरएस बेस्ड स्टैंडर्ड्स लाओ, रूल्स लाओ, नॉर्म्स लाओ, ताकि आपकी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सके एट पार विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बीइंग मेड बाय द corporations in the world, by the companies in the world, throughout the world जो कंपनीज अपने रिपोर्टिंग कर रही है, आपका भी रिपोर्टिंग उस लेवल पर आ सके, सो दैट हम डिसीजन ले सके और इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपरली कर सके। इसके लिए इंडिया को एक नया सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर आईएफआरएस कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
आईएफआरएस कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ सर? आईएफआरएस को बेस रखकर हमने अपने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिजाइन किए हैं, हमने अपने नए एएस डिजाइन किए हैं, हमने नए रूल्स पॉलिसीज डिजाइन किए हैं, जिसके बेसिस पर अब एंटिटीज को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ये जो आईएफआरएस को बेस बना के हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिजाइन किया है, इसको हम लोग बोलते हैं आईएफआरएस कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हिच इज नोन एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस में अभी जो लेटेस्ट आईएफआरएस चल रहे हैं, अमेंडेड आईएफआरएस चल रहे हैं, उनको बेस बनाकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया गया। उनको बेस में रखकर 99%, 98%, 95% उनको लेकर हमने अपने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिजाइन किए हैं, सो दैट अब जो हमारी कंपनीज का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, वो वर्ल्ड की कंपनीज के साथ एट पार हो सके और वर्ल्ड के इन्वेस्टर डिसीजन ले सके कि इंडिया में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में करना है, कैसे करना है। ये जो नए स्टैंडर्ड्स लाए गए, ये जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए, इनको हम लोग बोलते हैं इंड एएस। तो इंड एएस अगर किसी को समझना है तो इंड एएस सिंपल भाषा में बोल सकता हूं, ये नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो इंडिया में लाए गए आईएफआरएस को कन्वर्ज करके। हमने आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं किया, हमने एज इट इज आईएफआरएस को कॉपी पेस्ट नहीं किया। 95%, 98% जो भी आईएफआरएस में लिखी बातें थी वो प्रैक्टिकल थी, हमने उनको लिया, बट कुछ चेंजेस हमने भी किए हैं सो दैट हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी बिजनेस एंटिटी प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सके, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सके। अगर मैं पूरा का पूरा आईएफआरएस अडॉप्ट कर लेता हूं, आईएफआरएस जो बना हुआ है वो किसके बेस पे बना हुआ है? यूरोपियन नेशंस के, यूरोपियन कंट्रीज के, जो वहां पर बिजनेस चलता है, जो वहां पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसके बेसिस पे बनता है। बट हमारे यहां क्या है? हमारे यहां कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे डिफरेंसेस है। हमारे यहां जो बिजनेस काम करता है उसका काम करने का डिफरेंस है, क्योंकि काम करने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इसीलिए कुछ चेंजेस हम लोगों को करने पड़े सो दैट हम अपने बिजनेस एंटिटीज का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को और प्रॉपर कर सके एज कंपेयर टू जो आईएफआरएस में दिया हुआ है। ये चेंजेस थोड़े बहुत करने पड़े, इसीलिए हम लोग ये नहीं बोलते इंडिया हैज अडॉप्टेड आईएफआरएस, हम लोग बोलते हैं इंडिया हैज प्रिपेयर्ड एन आईएफआरएस कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच आर नोन एज इंड एएस फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम लोग अब ये नया सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। सर हम लोग ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग एएस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं सर? बिकॉज आप सीएमएस बनेंगे, आप जब जाएंगे तो आप ऐसी कंपनीज में जाएंगे जिनके ऊपर इंड एएस लागू होते हैं, क्योंकि इंड एएस लागू होंगे कंपनीज के ऊपर, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए सो दैट आप कामकाज कर सके, डे टू डे एक्टिविटीज में आप ध्यान दे सके, आपको समझ में आए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सके। इसीलिए आपको फाइनल लेवल पे इंड एएस पढ़ाया जा रहा है। इंटर लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाया गया, सिखाया गया सो दैट इंटर्नशिप वगैरह आप प्रॉपरली कर सको। फाइनल लेवल पे इंड एएस सब सिखाया जा रहा है सो दैट अब आप जब इंडस्ट्री में जाओ, जब आप उन कंपनीज में जाओ जहां इंड एएस फॉलो किया जा रहा है, वहां आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझ सको, पढ़ सको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सको। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बोला गया इंड एएस। तो अगर मैं पूछूं आज के दिन इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? सर 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। नाम बोलो सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरा इंड एएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या था सर? जो हमने 1990s में स्टैंडर्ड्स बनाए थे, इंडियन गवर्नमेंट ने जो अकाउंटिंग के रूल्स बनाए थे। कि कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हैज बीन गिवन द टास्क बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर, फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। वो पुराने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर हमने बनाए थे, जिनको हमने थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम अमेंड किया, बट जो पुराने रह गए सर, जिनमें लिखी हुई बातें आज के कंटेक्स्ट में आज के, उनको कन्वर्ट करके बनाए गए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है सर, जो हमारे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं एट पार विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल ऑफ द वर्ल्ड, ताकि फाइनेंस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सके एंड अपने डिसीजंस ले सके। इनको हम लोग बोलते हैं इंड एएस। क्या सारे बच्चों को इंड एएस किसे कहा जाता है वो बेसिक क्लियर है? व्हाट इज इंड एएस? ये बेसिक क्लियर है।
सबसे पहले एकदम आम भाषा में समझेंगे ना, जितना आप आम भाषा में समझेंगे उतना आप जब रीड करेंगे ना आपको चीजें प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। तो पहले हम लोग कभी भी कोई भी टॉपिक समझेंगे ना, पहले एकदम नॉर्मल भाषा में क्या है ये, उसके बाद हम लोग टॉपिक को बिल्डअप करते जाएंगे, क्यों लाया गया, क्या फायदा है, क्यों इसको कौन कौन सी कंपनीज फॉलो करेगी, वो एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा। क्या सारे बच्चों को इन दी क्लास क्लियर है व्हाट आर इंड एएस? क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड। मैंने थोड़ा सा इंटरनेट को स्टेबल करने का कोशिश किया है। चलिए अब आइए आप लोग सारे बच्चे इंट्रोडक्शन टू इंड एएस मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 1 पेज 1, इंट्रोडक्शन टू इंड एएस। अभी इंडिया में देयर आर 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नंबर 1, इंड एएस नोटिफाइड अंडर इंड कंपनीज इंड एएस रूल्स 2015, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2006। पुराना वाला हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नया वाला हो गया इंड एएस। इंड एएस हम किसे कहते हैं? इंड एएस किसे कहते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर आईएफआरएस कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स। आईएफआरएस को कन्वर्ज करके बनाया गया है। हमने आईएफआरएस को एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया है। हम ये नहीं बोल रहे कि अब इंडिया भी आईएफआरएस फॉलो करेगा, बट इंडिया अपने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो आईएफआरएस को मद्देनजर रख के बनाया गया है। इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है।
अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, कंपनीज को फॉलो करने के लिए हम लोगों को कंपनीज एक्ट में बताना पड़ेगा कि कंपनीज को इंड एस फॉलो करना है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 133 है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने कंपनीज को यह बोल रखा है कि आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पुराने वाले, कुछ कंपनीज को इंड एस। अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ आईसीएआई, आईसीएआई का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ काम करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट किया है और इनको इशू किया है इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और इनका सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, उसकी देखरेख के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है। अभी रिसेंट में ये नाकास को बंद कर दिया गया है। इसकी जगह एक नया अथॉरिटी आया है इंडिया में जिसका नाम है, आपने सुना होगा, नाफरा। नाफरा का फुल फॉर्म नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाकास अब बंद हो चुका है और आज के दिन में जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंप्लीमेंटेशन प्रिपरेशन में गवर्नमेंट एजेंसी काम कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं नाफरा या नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। जब पहले इंड एस आए थे तो उस समय नाकास था, नाकास ने सारा काम किया। अब नाकास को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है क्योंकि एक नई अथॉरिटी क्रिएट कर दी गई है, नाफरा। आज के दिन इसका सारा देखरेख नाफरा के हाथ में है। आपने सुना भी होगा नाफरा के आने से आईसीआई के कुछ पावर सीज कर लिए गए हैं। जैसे आईसीआई का पहले पावर था आईसीआई के पास कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खुद बनाएगा और खुद ही इशू भी करेगा, उसको इशू करने का पावर तक दिया था। बट गवर्नमेंट ने नए कंपनीज एक्ट 2013 में ये पावर आईसीआई से ले लिया था। बोला फॉर्मुलेट आप करोगे, आप फॉर्मुलेट करके हमें दो, कुछ चेंजेस वगैरह होगी तो हम सजेस्ट करेंगे, उसके बाद जो इशू करने का अथॉरिटी है वो हमारे हाथ में रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कंपनीज के ऊपर सारा देखरेख, जो इंडस्ट्री इकोनॉमी के ऊपर सारा देखरेख करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो कंपनीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कंपनीज की देखरेख करता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है फॉर कंपनीज। और एमसीए के अंडर एक अथॉरिटी नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो आज के दिन ये सारा देखरेख कर रही है। आपको ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए क्योंकि अब आप उस लेवल पे आ चुके हो। इंड एस आर नेम्ड, इंड एस का नेम और नंबरिंग, नेम्ड एंड नंबर्ड इन द सेम वे एज द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एस का जो नेम है, नेम और नंबरिंग किया गया है, इंड एस 1, इंड एस 2, इंड एस 3 एक्सेट्रा 1 2 7 वगैरह, जो भी इंड एस की नंबरिंग की गई है वो इंड एस का नंबरिंग एकदम हूबहू और नेम एकदम हूबहू लिया गया है उनके रिलेटेड आईएफआरएस से, ताकि बाहर वाले लोग जब उसको देखना चाहे, उनको अगर ये देखना हो क्या रूल्स है, क्या स्टैंडर्ड है, तो वो अपने उस कंसर्न्ड आईएफआरएस को फॉलो करके देखकर अपने सारे रूल्स रेगुलेशन समझ के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझ सके। तो इंड एस का जो नंबरिंग किया गया है, नाम दिया गया है, वो एकदम सेम दिया गया है जैसा आईएफआरएस में दिया गया है। पहले इंड एस किसको बोलते हैं, यहां पर बात क्लियर है, लर्न नहीं करना है। जो लर्न करना होगा मैं खुद लिखवा दूंगा, ये पोर्शन लर्न करना चाहिए। जो नहीं करना है उस पे मैं नहीं लिखाऊंगा और आप लर्न करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, आप लर्न करने के लिए टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। आपका इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप एक एक चीज को लर्न करने बैठेंगे, इट विल टेक अ ह्यूज टाइम, ह्यूज एफर्ट्स एंड ह्यूज वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स फॉर दिस। तो आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। इंड एस के लाने से इंडिया में क्या बेनिफिट्स हुए, इंड एस को लाने से क्या बेनिफिट्स है, क्यों इंडिया में इंड एस को लाया गया, व्हाट आर द बेनिफिट्स। नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। जैसा मैंने आपको बोला, जो बाहर की कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है वो चाहती है कि इंडियन कंपनीज प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे, प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे। वो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए उसको और इनहांस करने के लिए, ताकि और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके, उसके लिए इंड एस हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। दूसरा,
ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था, उनको चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हर एक बात जो हुई है उसका जो इंपैक्ट है वही दिखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। वो ट्रांसपेरेंसी को इनहांस करने के लिए इंड एस लाए गए। उनका बेनिफिट है कि जैसे जैसे इंड एस हम यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ाने में, आप जब मेरे से पढ़ेंगे आपको लगेगा द रूल्स गिवन, द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट गिवन विल मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर ट्रांसपेरेंट, द रीडर कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, and that is what the foreign investors need. Next, comparability of financial statement. जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वर्ल्ड ओवर दूसरे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम स्टैंडर्ड से बनेंगे, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपैरेबिलिटी इनहांस हो गई। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर ये डिसीजन लेना चाहता है कि इंडियन कंपनी में पैसा लगाए कि किसी बाहर की कंपनी में, वर्ल्ड ओवर की कंपनी में पैसा लगाए, तो वो दोनों के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कंपेयर करके ये जज कर सकता है कि इस कंपनी में पैसा लगाना उसके लिए अच्छा होगा। अब इंडियन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दूसरी इंडियन कंपनीज नहीं, वर्ल्ड ओवर दूसरी कंपनीज के साथ भी कंपेरेबल है, जिसके बेसिस पर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। नंबर 4, enhanced disclosure. ये enhanced disclosure point is related to transparency only. Disclosure requirement को बढ़ाया गया, नए नए disclosures introduce किए गए। Disclosures क्या होते हैं सर? Information जो आपको financial statements के हर आइटम से related देनी चाहिए स्टेक होल्डर को, ताकि वो financial statement के उन आइटम्स को properly समझ सके, उनको हम लोग disclosure बोलते हैं। जैसे अगर मैं फिक्स्ड एसेट दिखा रहा हूं अपनी बैलेंस शीट में, फिक्स्ड एसेट को आजकल हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इनटैंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर मैं बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड हर एक वो इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है स्टेक होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए, सो दैट वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को पढ़ के समझ सके एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर हुआ क्या है। Ind AS में as compared to our old accounting standard, the disclosure requirements are huge. The disclosure requirements are high, so that एक information properly stakeholder तक पहुंच सके। ये बेनिफिट्स हुए इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाने से। इन बेनिफिट्स के कारण इंडिया ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए और IFRS को कन्वर्ज करके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, सो दैट हम लोग ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वर्ल्ड बिजनेस में, वर्ल्ड ओवर जब बिजनेस की बात हो तो इंडिया भी वहां पर खड़ा हो सके, इसके लिए इंड एस को लाया गया। तो इंड एस क्या है और इंड एस क्यों लाए गए, ये दोनों बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं जब इंड एस पढ़ाने बैठूं तब आपको ऐसा ना लगे सर इंड एस है क्या, ये पहले पता होना चाहिए इंड एस है क्या। अकाउंटिंग रूल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग नॉर्म्स है जो इंडिया ने बनाए हैं IFRS को मद्देनजर रखते हुए, सो दैट प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा सके और फॉरेन इन्वेस्टर उन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिराइव कर सके। तो ये सर सब कुछ फॉरेन इन्वेस्टर के लिए हो रहा है? नहीं, इंडियन इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा। जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी होगी, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले पाओगे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट्स भी, डिसीजंस भी सही होगा, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी प्रॉपर होगा। बनाया गया उसी चीज के लिए, बट इससे हमारा भी फायदा है, इससे हमारे लिए भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकल के आएगी जब हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। हम लोगों को इन्हीं इंड एस को पढ़ना है, एक एक करके पढ़ते चले जाना है। सर आज के दिन टोटल कितने इंड एस है जो गवर्नमेंट ने इशू कर रखे हैं? टोटल 39 इंड एस है अभी के टाइम पे। 39 इंड एस है जो इशू किए हुए हैं, जो कंपनीज फॉलो कर रही हैं। हम लोगों को पूरा 39 नहीं पढ़ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन क्लास में 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले पढ़ेंगे और उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स, वो सारी चीज जब पढ़ेंगे तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहां पर भी हम कवर करेंगे। तो वैसे टोटल मिला के हम लोगों को बहुत सारे इंड एस पढ़ने हैं। टोटल पूरे 39 के 39 नहीं पढ़ने, बट मेजॉरिटी वी विल बी कवरिंग इन दी CMA फाइनल सिलेबस। क्या यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर एक चीज लिखा हुआ है, आपको वापस लिखने का दरकार नहीं है। मैं जो अंडरलाइन या मार्क कर रहा हूं वो मार्किंग अंडरलाइनिंग आप भी कर सकते हो, सो दैट आपको चीजें एक बार रहे, जब आप पढ़े तो उनको रहे।
कभी भी नेक्स्ट सेशन में आने से पहले आपको इंश्योर करना है कि लास्ट सेशन का बात है आप एक बार रिवाइज कर रहे हो। अगर आप रिवाइज करके आओगे तो आप हमेशा फील करोगे कि मैं क्लास के साथ कंसिस्टेंटली समझ पा रहा हूं। बिना रिवीजन के अगर सेशन में आओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास भूल गए, आज हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड उससे फिर थोड़ा सा क्या होता है ना, सब्जेक्ट से टच छूटते चला जाता है। धन्यवाद, यहां तक सर बात एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज कन्वर्जेंस? व्हाट इज कन्वर्जेंस? जैसा मैंने आपको बोला, इंडिया ने इन आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं किया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया। इंडिया ने ये नहीं बोला आईएफआरएस हम ले लेंगे, हम आईएफआरएस ही आज से फॉलो करेंगे। इंडिया ने बोला हम आईएफआरएस को बेस बनाकर अपने एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। तो हमने आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं किया, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके नए स्टैंडर्ड्स बनाए। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करना, उसके प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे बट एज इट इज हम वो उठाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जो आईएफआरएस में लिखी गई है हो सकता है वो इंडियन एनवायरनमेंट में सुटेबल नहीं हो। अगर हम उनको भी अडॉप्ट कर लेंगे तो इंडियन कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने में, और ट्रू एंड फेयर व्यू भी शायद ना आए हमारे ऑपरेशंस का। इसके लिए हमने आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं करके आईएफआरएस को कन्वर्ज करके उसको फॉलो, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस एंड नॉट अडॉप्शन। हमने अडॉप्ट नहीं किया, हमने उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, उनकी जो अच्छी बातें थी उनको ले लिया और साथ साथ अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट किए सो दैट हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और प्रॉपर हो सके। क्या बोला गया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आईसीएआई decided to converge and not to adopt IFRS issued by IASB। सर IASB क्या हुआ? जैसे अभी देख, मैं कुछ अथॉरिटीज के नाम बोल रहा हूं, सुनना। एक अथॉरिटी आया ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई, जो आईसीएआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कमिटी बनाया हुआ है, बोर्ड बनाया हुआ है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली फॉर्मुलेट करते हैं। वैसे ही एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है जिनका काम है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ड्राफ्टिंग करना, फॉर्मुलेशन करना, सो दैट वर्ल्ड ओवर उनको फॉलो किया जा सके। जो आईएएसबी यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आईएफआरएस बनाया है, हम उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम कन्वर्ज करेंगे, हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। आगे, the decision of convergence rather than adoption was taken after detailed analysis of IFRS requirement and extensive discussion with the वेरियस स्टेक होल्डर। ये जो डिसीजन लिया गया ये आईएफआरएस को एनालाइज करके लिया गया और देखा गया कि कितना सुटेबल है, कि आईएफआरएस को एज इट इज कॉपी पेस्ट करने से क्या प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो पाएगा या नहीं। उनको देखकर जब हमने सोचा, बात किया, स्टेक होल्डर से हमने इंफॉर्मेशन ली, स्टेक होल्डर से हमने उनके व्यू मांगे, तो हमको पता चला कि आईएफआरएस को अडॉप्ट करने से बेटर इससे कन्वर्ज करना ही सही रहेगा। कन्वर्ज करने का मतलब प्रिंसिपल्स ले लो, उसको अपनी तरीके से थोड़ा मॉडिफाई करो सो दैट हम प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सके। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस टू आईएफआरएस एंड नॉट एडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। और पता है जब आईएफआरएस से इंड एस बनाए गए तो कुछ डिफरेंसेस आईएफआरएस और इंड एस में आपको देखने मिलेंगे। क्या क्या डिफरेंसेस है थोड़ा समझाओ, कैसे कैसे डिफरेंसेस है। पहला, टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस दिखेंगे। टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स यूज किए गए हैं आईएफआरएस पे और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में टर्म यूज किए गए उनमें आपको डिफरेंसेस दिखाई देगा। आईएफआरएस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। बट हम लोगों ने अपने रूल्स और लॉस के हिसाब से इसको नाम दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफाइन करता है वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम नहीं बोलता, वो बोलता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने भी जब आईएफआरएस से इंड एस बनाया, हमने ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस को कंसीडर किया। हमने बैलेंस शीट ही बोला, हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे इंडिया में वर्ड जो लॉस कंपनी लॉ देता है, जो वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज वो देता है, हम उनको फॉलो किए। हम लोग अगर उन वर्ड्स को फॉलो करते तो हमारे ही यहां के लोग समझ नहीं पाते हम किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हम किन चीजों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंसेस हुआ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड डिफरेंसेस। कुछ टर्म्स जो आईएफआरएस में यूज किए गए थे हमने उनको अडॉप्ट नहीं करके हमने अपने टर्म्स के हिसाब से सारा चीज लिखा है। नंबर 2 डिफरेंस, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से
कुछ कुछ आईएफआरएस में ऐसी चीजें थी जो इंडिया में अडॉप्ट करना या इंडिया में ला पाना पॉसिबल नहीं था। स्टेक होल्डर वे रेजिस्टेंट कि सर ये सब चीज लाओगे तो हम ये काम करके ही नहीं दे पाएंगे। इतना जो आईएफआरएस में इतना जो फेयर वैल्यूएशन, इतना जो काम काज है, अगर हम उसमें चले जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। हम लोगों को सर उन चीजों को थोड़ा सा चेंज करना होगा सो दैट हम लोग अपने हिसाब से इन चीजों को प्रॉपरली फॉलो कर सके। अगर आप कोई रूल ले ही आ रहे हो जो लोग फॉलो ही नहीं कर सकते तो उस रूल को बनाने का क्या फायदा। आप रूल तो ऐसा बनाओगे ना जो फॉलो करने के लायक हो, फॉलो करने का पॉसिबिलिटी हो जिसका। तो आप कुछ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए कुछ चेंजेस हम लोगों को करना पड़ा सो दैट हमारे यहां प्रॉपरली उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा सके, उन रूल्स को फॉलो किया जा सके। ये जो चेंजेस किए गए ना, ये चेंजेस को बोला जाता है कार्व आउट्स। क्या बोला जाता है? कार्व आउट्स। आईएफआरएस में एक बात लिखी गई है, हम लोगों को लगा ये बात हमारे लिए पॉसिबल नहीं है फॉलो करना, हमने उसका थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा चेंज करके उसको फॉलो किया, हमने उसको अपने हिसाब से डिजाइन करके नया रूल बनाया। दैट इज नोन एज कार्व आउट, दैट इज नोन एज कार्व आउट। हम लोग इंडेस पढ़ेंगे तो हम वहां देखेंगे हर एक इंडेस में थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें होंगी जो आईएफआरएस में कुछ और दिया हुआ है, बट हम इंडेस में कुछ और लेकर आए हैं ताकि हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उनको फॉलो किया जा सके। इसके साथ साथ आईएफआरएस में कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं थी, जो हम लोगों को लगा कि हमारे स्टैंडर्ड्स में, हमारे रूल्स में वो बातें होनी चाहिए। हमने नई नई बातों को भी इंट्रोड्यूस किया गया जो आईएफआरएस में नहीं था, बट जो हम लोगों को लगा कि हाँ ये प्रॉपर रहेगा अगर हम लोग इन चीजों को लेकर आए। ये जो चीजें आईएफआरएस में नहीं थी बट ऑप्शंस हमने इंक्लूड किए, इन ऑप्शंस को बोला गया कार्व इन्स। दो टाइप की चेंजेस आपको दिखेगी, एक दिखेगा चेंजेस रिजल्टिंग इन कार्व आउट्स, एक दिखेगा चेंजेस रिजल्टिंग इन कार्व इन्स। चेंजेस रिजल्टिंग इन कार्व आउट्स क्या है सर? वो चेंजेस जो हमने किए हैं ताकि हमारे अकाउंटिंग, हम लोग प्रॉपर्ली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके। थोड़े जो ऑप्शंस इन आईएफआरएस में दिए थे हमने उनको मोल्ड किया है सो दैट हमारे यहां पे उनको फॉलो किया जा सके। दे आर नोन एज कार्व आउट। और दूसरा कार्विंस किसको बोला गया सर? कुछ चीजें आईएफआरएस में नहीं है, कुछ ऑप्शंस आईएफआरएस में नहीं दिए हुए हैं, हमने उन ऑप्शंस को इंडेस में इंट्रोड्यूस किया, हमने वो ऑप्शन इंडेस में दिए हमारी एंटिटीज को सो दैट प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सके, एंटिटी प्रॉपर पॉलिसीज बना सके और प्रॉपर फाइनेंशियल रिजल्ट सामने रख सके। इनको बोला गया कार्व इन्स। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में आपको ऐसे कार्व इन्स दिखेंगे, कार्व आउट्स दिखेंगे। ये कार्व इन्स, कार्व आउट्स आर एक्चुअली डिफरेंसेस जो आईएफआरएस और इंडेस के बीच में जनरली आपको दिखेंगे। जो टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस है वो है, बट उनको छोड़ के भी कुछ और डिफरेंसेस है जो आईएफआरएस और इंडेस के बीच में है। क्योंकि हमने आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं किया, हमने आईएफआरएस से कन्वर्ज किया, हमने उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, बट हमने एज इट इज उनको कॉपी पेस्ट नहीं किया है। इनको हम लोग बोलते हैं कार्व आउट्स एंड कार्व इन्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई पूछे क्या इंडेस एकदम डिट्टो सेम है आईएफआरएस से, आंसर इज नो। आईएफआरएस का 95-98% हमने सेम फॉलो किया है, हमने उनके रूल्स को लिया है, बट हमने कुछ रूल्स को चेंज भी किया है सो दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया कैन बी मेड बेटर एज कंपेयर टू व्हाट वुड हैव बीन इफ वी हैव अडॉप्टेड आईएफआरएस। तो चेंजेस है और ये चेंजेस जरूरी है ताकि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंप्रूव कर सके। तो सबसे पहला चेंज कार्व आउट्स। Certain changes have been made. Certain changes have been made considering the economic environment of the country, which is different as compared to the economic environment presumed to be existence in IFRS. IFRS जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रेज्यूम करता है, जिसके बेसिस पे उन्होंने रूल्स बना रखे हैं, वो हमारे यहां नहीं है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो हमारा क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हमने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं IFRS में। These differences are due to differences in economic conditions prevailing in India. These differences, which are in deviation to the accounting principle practices stated in IFRS, are commonly known as carve-outs. Carve-out करना मतलब सर हमने ना एक छोटा सा स्पेस बना के हम थोड़ा सा अलग ले गए चीजों को। कार्व ड्रॉ करना, कार्व आउट कोई ऐसी चीज करना कि हमने थोड़ा सा उससे डेविएट किया है सो दैट हम प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बना सके अपने हिसाब से। इन डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं कार्व आउट्स। और इसके साथ साथ आप मेरे साथ लिखोगे सेकेंड वर्ड कार्व इन, कार्व इन्स।
कार्विन्स क्या होता है? सर्टेन ऑप्शंस आर गिवन in Ind AS which are not present in IFRS are known as carve-ins. कार्व आउट्स क्या हुआ? उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करके उनको मॉडिफाई किया है थोड़ा अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को फॉलो करके। ये मॉडिफिकेशन इज कार्व आउट। कार्विन क्या है? कुछ ऐसे ऑप्शन जो आईएफआरएस में है ही नहीं, हमने इंट्रोड्यूस किए इंडियन इकोनॉमिक एनवायरमेंट को देखकर, जो हमने नए इंट्रोडक्शन किए हैं जो आईएफआरएस में नहीं थे, उनको हम लोग बोलते हैं कार्व इन। ये कार्व आउट और कार्व इन ये ऐसी चीजें हैं जो इंड एस और आईएफआरएस में आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे। इनके साथ साथ जैसे मैंने बोला टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस है, वो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड डिफरेंस आपको दोनों में दिखेगा। मतलब सर अगर मैं इंड एस पढ़ लेता हूं तो सर मैं बहुत हद तक ये बोल सकता हूं कि मैंने आईएफआरएस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। आंसर इज यस। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड डिफरेंसेस है, कार्व आउट्स है, कार्वेंस है, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, सो दैट आप दोनों को क्या कर सको? कंपेयर कर सको। तो सर ये डिफरेंसेस क्या इतने ज्यादा है कि फिनेंशियल रिपोर्टिंग का फेस ही बदल दे? आंसर इज नो। बहुत मिनिमम जगह पे डिफरेंसेस है, और ऐसे जगह पर डिफरेंसेस है जो बहुत लॉजिकल है। अगर इन डिफरेंसेस को जब आप देखते जाओगे स्टैंडर्ड्स के अंदर, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये डिफरेंसेस जरूरी थे, और ये डिफरेंसेस के लाने से हमारी रिपोर्टिंग और बेहतर होगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और अच्छा होगा ये चीज। इनको हम लोग बोलते हैं कार्व आउट्स एंड कार्वेट्स। ये इंड एएस का बेसिक है कि इंड एएस है क्या, व्हाट इज इंड एएस, ये आपको समझाता है। तो अभी अगर मैं इस पूरे ज्ञान को समराइज करूं, एक बार सुनो फिर मेरे को बताना क्लियर है या नहीं। एक बार सुन लो। इंडिया में एट प्रेजेंट देयर आर टू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पुराना वाला और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराना वाला जो 1990s में बनाया गया था आईएफआरएस को ही बेस रखकर, वो क्या हुआ सर, टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली अमेंड नहीं किए गए, रिवाइज नहीं किए गए। आईएफआरएस में धीरे 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 बहुत चेंजेस लाए गए, सो दैट जो नए बिजनेस आ रहे हैं, जो नए ट्रांजैक्शंस के तरीके हैं, उनको भी कवर किया जा सके। बट सर हमारे जो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना सर, दे डोंट कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आज के बिजनेस सिनेरियो में रेलिवेंट है। इसीलिए सर वो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोटी कंपनीज को अभी अडॉप्ट किया, छोटी कंपनीज को दिया गया कि आप लोग इनको फॉलो करो। जैसे जैसे सर वो कंपनीज बड़ी होती चली जाएंगी, फिर उनको इंड एएस के दायरे में आना पड़ेगा और इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा। इंड एएस क्या है सर, जो आईएफआरएस आज के दिन वर्ल्ड में चल रहे हैं उनको कन्वर्ट करके हमने नया स्टैंडर्ड्स बनाया है, सो दैट हम ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स है, जो लेवल है, उनको फॉलो कर सके, और फॉरेन इन्वेस्टर जो हमारे यहां आ रहे हैं उनको प्रॉपर रिपोर्टिंग, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मिल सके, हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस की मिल सके। ये आईएफआरएस कन्वर्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंडिया में लाए गए, इसको इंड एएस बोला गया। ये इंड एएस जनरली सर बड़ी कंपनीज के लिए लाया गया है। इंड एएस बनाते समय हमने आईएफआरएस को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने कन्वर्ज किया है। कुछ कुछ जगह पर जहां हमको लगा इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए कि चेंजेस जरूरी है, हमने वहां पर चेंजेस भी किए हैं। इन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं कार्व आउट्स। और सर एक होता है कार्विन। आईएफआरएस में बहुत जगह पर कुछ ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट को लगा ऑप्शन देना जरूरी है, सो दैट और प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज है वो प्रेजेंट कर सके। उनके लिए जो चेंजेस हमने इंड एएस में किए, जो आईएफआरएस में नहीं दिए हुए हैं बट हमने अडॉप्ट किए हैं, हमने लाए हैं, इनको हम लोग सर कार्विन्स बोलते हैं। आईएफआरएस और इंड एएस में डिफरेंसेस है, सर्टेनली है। वो डिफरेंसेस इसीलिए है ताकि हम प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेजेंट कर सके। क्या सारे बच्चों को इंड एएस क्या होता है ये बात क्लियर है क्या? इंड एएस क्या होता है? जब भी हम लोग इंड एएस पढ़ेंगे ना, आपको हर बार यही दिखाई देगा और यही आप समझोगे मैं जब समझाऊंगा कि इंड एएस are having a lot of depth।
मतलब उनमें जो बातें लिखी गई है उनको प्रॉपरली समझ लिया जाए तो उनके बेसिस पर जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पढ़ोगे यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। एक एक चीज को एकदम स्लोली स्लोली अंडरस्टैंड करवाया, एक एक चीज को इतना प्रॉपरली उन्होंने फ्रेम कर रखा है ताकि फिनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन का प्रॉपर नॉलेज स्टेक होल्डर तक पहुंच सके। जो रूल्स दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, वो इतने प्रॉपर है, इतने प्रेजेंट कंडीशन में इतने अच्छी तरीके से लागू होते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन बहुत प्रॉपर, बहुत सही होगा। इंड एएस को पढ़ते समय दिमाग खुला रखना है क्योंकि इंड एएस जब बनाया गया ना, तीन चीजों को इंश्योर किया गया। नंबर 1, हम लोग हमेशा सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो करेंगे। इंड एएस जब बन रहा था तीन चीजों को फॉलो किया गया, तीन पिलर्स पे बनाया गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वी विल ऑलवेज फॉलो सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस मतलब ट्रांजैक्शन का रियलिटी के हिसाब से उसका अकाउंटिंग रूल बनाया जाएगा, ट्रांजैक्शन का रियलिटी के हिसाब से उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट किया जाएगा, ट्रांजैक्शन का फिनेंशियल रियलिटी को उसके लीगल स्ट्रक्चर से ऊपर रखा जाएगा। मतलब कोई भी आप प्रोविजन पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार कितना लॉजिकली ये प्रोविजन बनाया है कि अब इस प्रोविजन को अप्लाई करके अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो 100% सही अकाउंटिंग होगा और 100% सही इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंचेगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन का रियलिटी और उसका लीगल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, आप हमेशा अकाउंटिंग रियलिटी को मद्देनजर रख के करो, आप हमेशा अकाउंटिंग करो इस हिसाब से जो उसके ट्रुथ को सामने लेकर आए। हमें लीगल स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, हमें ट्रुथ से मतलब है और हम चाहते हैं उस ट्रुथ के बेसिस पे अकाउंटिंग हो सो दैट हमारी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो सके। जब इंड एएस बन रहा था सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म को। नंबर 2 इंपॉर्टेंस दिया गया फेयर वैल्यूएशन को। हमारे जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पर बने हुए हैं और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल को ज्यादा फॉलो करते हैं, जबकि इंड एएस जब आप पढ़ोगे यू विल सी यहां पर फेयर वैल्यूएशन, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यहां पर इतनी ज्यादा यूज की गई है सो दैट एकदम करंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को मिल सके, एकदम करंट रेलिवेंट मेजरमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस कैन बी शेयर्ड विद द स्टेक होल्डर्स। ये जब आप करंट वैल्यूएशन करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो ना, एक रियलिटी समझ में आता है कि कंपनी किस पोजीशन पे खड़ा है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। इस चीज को बहुत इज्जत दिया गया जब इंड एएस को बनाया गया। तो पहला पॉइंट सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो किया गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को बहुत इज्जत दिया गया। और तीसरा पॉइंट डिस्क्लोजर्स पर बहुत फोकस किया गया। वैसे डिस्क्लोजर्स एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है, बट शॉर्ट नोट्स की तरह सीएमए इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है। वैसे डिस्क्लोजर हम लोग बोलते हैं एग्जाम रेलिवेंट नहीं है, रियल लाइफ में बहुत काम के है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट इंड एएस के डिस्क्लोजर इस तरीके से दिए गए एज कंपेयर टू आवर ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि एक एक बात जो रेलिवेंट है वो स्टेक होल्डर को उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। मतलब इतना इनहैंस किया गया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को कि एंटिटी एक भी चीज ना छोड़े और हर मटेरियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंचाए। ये इनहैंस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इंड एएस में प्रोवाइड किया गया एज कंपेयर टू अवर ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कभी भी आप एएस और इंड एएस को कंपैरिजन देखेंगे ना, इन तीन लेवल पर आपको बहुत डिफरेंसेस दिखाई देंगे। नंबर 1, इंड एएस में सब्सटेंस ओवर फॉर्म को बहुत ज्यादा इज्जत दिया गया। नंबर 2, इंड एएस में फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को बहुत इज्जत दिया गया। नंबर 3, इंड एएस के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आर मच मोर इनहैंस्ड देन कंपेयर टू एएस, व्हिच इंक्रीजेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं इंड एएस की खास विशेषता बताऊं, इंड एएस व्हाट या ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स इंड एएस आर बेस्ड, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स इंड एएस आर बेस्ड। तो मैं 3 लेवल पर बोल सकता हूं। नंबर ए, इंड एएस आर बेस्ड ऑन सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जिस लेवल पे सब्सटेंस ओवर फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में था, उससे कई हाई लेवल पर इंड एएस ने सब्सटेंस ओवर फॉर्म को अडॉप्ट किया, इंड एएस ने सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो किया। नंबर बी, फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का बहुत यूज किया गया।
फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का बहुत यूज किया गया। इसको आप इसी चीज से समझ सकते हो कि फेयर वैल्यू का कैसे कैसे आप फेयर वैल्यू डिराइव करोगे, उसके लिए पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड एस 113, पूरा एक अलग से इंड एस बना दिया कि जो सिर्फ वर्ड फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू मेजरमेंट के तरीके आपको समझाएगा। हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में फेयर वैल्यू मेजरमेंट है जो हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू एक्चुअली है क्या, इसको डिराइव कैसे करते हैं, उसका पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया। एंड नंबर सी, इनहैंस्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इनहैंस्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये तीन चीज जो है वो इंड एएस को आपके एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत अलग और बहुत ऊपर ले जाता है। जब आप ये पढ़ेंगे आपको लगेगा रियल में आप प्रॉपर अकाउंटिंग सीख रहे हैं। पहला ही इंड एएस जो मैं लूंगा आपके साथ, इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वही आपके होश उड़ा देगा। आपको ऐसा लगेगा यार हमने कुछ सीखा है जो आज तक हम सोच नहीं पा रहे थे, जो हमारे अकाउंटिंग का कभी दायरा ही नहीं था। आज हमने अपने अकाउंटिंग के दायरे से ऊपर उठ के कुछ सीखा है जो इंड एएस आपको सिखाएगा। एक एक इंड एएस में जब हम बात करेंगे, सी द लॉजिक्स, द ज्ञान गिवन, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने आज कुछ पढ़ाई की है। जैसे जैसे इंड एएस आप कंप्लीट करते जाओगे आप देखोगे आपके नॉलेज का लेवल, बात करने का लेवल, अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग को कंप्रीहेंड करने का लेवल विल बी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट, बहुत अलग हो जाएगा। ये लिख लीजिए आप, कोई डाउट है तो पूछिए। जब भी लिखना हो जाए आपका, आप बोलेंगे डन सर, सो दैट मैं वापस स्टार्ट कर सकूं आगे का। ऑनलाइन क्लास में कुछ चीजें फॉलो करें, जैसे आते ही गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बिड करना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कौन कौन है क्लास में। नंबर 2, जब भी मैं आपसे पूछूं कि कोई डाउट है क्या या कोई प्रॉब्लम है क्या या कुछ पूछना चाहते हो, आप लिखिए। अगर है तो डाउट लिखिए, नहीं है तो लिखिए नहीं सर क्लियर, इट्स ओके, वी कैन गो अहेड, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या समझ पा रहे हो, अदरवाइज मैं आपको नहीं समझ पाऊंगा। तो ऑनलाइन क्लास में इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। और जब आपका होते चला जाए आप लिखो सर हो गया, डन, मूव टू द नेक्स्ट थिंग, तो आई कैन मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, चलिए सर, अब हमको यह समझ में आ गया इंड एएस एक्चुअली है क्या, इंड एएस क्यों लाया गया, और इंड एएस इनमें ऐसा क्या है जो हमारे प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, करेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं था, जिसके लिए हमें एक नया सेट ऑफ पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाना पड़ा। अब सर आप हमें यह बताओ इंड एएस किन कंपनीज पर लागू होता है, इंड एएस का जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया वो कैसे कैसे कंपनीज पर लागू किया गया, आज के दिन किन किन कंपनीज पर इंड एएस लागू होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एएस। जब इंड एएस नए नए लाए गए तो गवर्नमेंट ने पूरा एक रोड मैप तैयार किया, किस तरीके से इंड एएस को हम लोग इंडियन कंपनीज पर लागू करेंगे और इंडिया में लेकर आएंगे, उसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया। रोड मैप को ना तीन पार्ट्स में तैयार किया गया, तीन पार्ट में उसको क्लासिफाई कर सकते हो आप। एक, रोड मैप फॉर कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के बाद बाकी जो कंपनीज है उनके लिए एक रोड मैप दिया गया। फिर एनबीएफसी के लिए रोड मैप दिया गया,
फिर बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रोड मैप दिया गया। 3 पार्ट में आप रोड मैप को क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कंपनीज अदर देन एनबीएफसी बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट इज नाइदर एन एनबीएफसी नॉर अ बैंकिंग कंपनी एंड अ कंपनी नॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इंड एस कब से लागू हुआ? फिर मैं बात कर सकता हूं इंफोसिस, फिर मैं बात कर सकता हूं टीसीएस। सर आप ये सब बड़े बड़े नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये आप जानते हो। मैं अगर बोलूंगा आप भूमिया व्यापार प्राइवेट लिमिटेड को जानते हो क्या? आप नहीं जानते हो, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज यू नो। भूमिया व्यापार प्राइवेट लिमिटेड क्या है सर? ये हमारी एक कंपनी है, ग्रुप कंपनी है जो काम करती है, जिसमें हम लोग मेरे मतलब हमारे काम होते हैं, वो है। मैं आपको बोलूंगा सर संचेती पॉलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जानते हो क्या? नहीं जानते हो आप। क्यों? क्योंकि ये हमारे घर की कंपनी है। हाउ वुड यू नो संचेती पॉलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है? सर संचेती नाम से समझ में आ रहा है आपका है। संचेती नाम से क्या हुआ? आप संचेती पॉलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ये आप नहीं जानते हो बिकॉज दीज आर नॉट नोन, दीज आर नॉट बिग कंपनीज जिनका ट्रेडिंग हो रहा है, जो लिस्टेड है, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। सो यू डोंट नो दिस। इसीलिए मैं जब एग्जांपल लूंगा मैं रिलायंस का लूंगा, टीसीएस का लूंगा, इंफोसिस का लूंगा। रिलायंस पर कब लागू हुआ, टीसीएस पर कब लागू हुआ, इंफोसिस पर कब लागू हुआ, पहले वो बात करेंगे। फिर हम जाएंगे एनबीएफसी कंपनीज पर, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी, दूसरी जैसे बजाज फाइनेंस, ये सब एनबीएफसी कंपनी है, इनके ऊपर कब लागू हुआ। फिर हम जाएंगे बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज पर, बैंक्स एसबीआई पर कब लागू होगा, जो हमारे सर एचडीएफसी बैंक है उस पर कब लागू होगा, अलग अलग बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इन पर कब लागू होगा, एक एक करके बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट समझना है फॉर कंपनीज अदर देन एनबीएफसी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। अगर इसको समझ लिए तो आगे का सारा काम इज वेरी सिंपल, बस ये वाला समझना है, बात खत्म। इन कंपनीज के लिए ना 3 स्टेज में इंड एस को क्या किया गया? लागू किया गया। पहला स्टेज, पहला तारीख, जो इंपॉर्टेंट तारीख 1/4/2015 से गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए इंड एस की बात पहली बार कही कि आप लोग चाहो तो इंड एस फॉलो कर सकते हो। वर्ड इज चाहो तो फॉलो कर सकते हो। वॉल्यूंटरी बेसिस पर गवर्नमेंट ने बोला जो कंपनी इंडिया में चाहती है वो कंपनी इंड एस फॉलो कर सकती है। कब से? 1/4/2015, यानी 1/4/2015 के बाद जो भी आप अकाउंटिंग करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करोगे, इसके बाद वो सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आप चाहो तो इंड एस से बना सकते हो। और ये ऑप्शन दिया गया सारी कंपनीज को, कोई भी करना चाहती है वो कर सकती है। आपको क्या लगता है इंडियन सिनारियोस को, इंडियन लोगों को आप समझते हो, आप भी इंडियन हो, आप बताओ ना, जब गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया होगा कि जो कंपनी चाहे इंड एस फॉलो कर लो, कितनों ने किया होगा? सर जब हमें कोई रूल में ऑप्शन दिया जाता है तो सर हम तो नहीं करते। सर जब जैसे अगर कोई एग्जिस्टिंग रूल चल रहा था जो हम फॉलो कर रहे थे, जो मेरे समझ का था, कुछ नया लाया जाएगा और हमको बोला जाएगा कर लो ये वाला, तुम्हारी इच्छा है, तो सर हम तो नहीं करेंगे, मेरा जो था उसी में कंफर्टेबल है। एक भी कंपनी इन इंडिया ने अडॉप्ट ही नहीं किया इंड एस को, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत भयंकर बात लिखी थी। गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारी इच्छा है तो तुम कर सकते हो, बट एक बार कर लिया ना तो जन्मांतर तक फॉलो करना पड़ेगा, फिर तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में। तो जब ऐसा बात लिखा, कंपनीज बोली यार एक बार रुक जा, अभी फाइनल आने दे, अभी आधा अधूरा में अगर हम घुस जाएंगे इसके अंदर, और कल हुआ कि भैया कब गवर्नमेंट ने उसको मटेरियलाइज ही नहीं किया, लागू ही नहीं किया, तो मेरे को अकेले को फॉलो करना पड़ेगा, कोई और करेगा नहीं, हम फंस जाएंगे। कंपनीज ने हाथ ही नहीं लगाया। 1/4/15 को गवर्नमेंट ने बोला जो कंपनी चाहे वॉल्यूंटरीली इंड एस को फॉलो कर सकती है। नो कॉर्पोरेट फॉलोड इट, नो कंपनी फॉलोड इट। इसके बाद 1 अप्रैल 16 से जब गवर्नमेंट ने देखा कि मैंने ऑप्शन दिया तो किसी ने हां नहीं की, अब मैं इसको मैंडेटरी कर रहा हूं। 1/4/16 से इंड एस को मैंडेटरी किया गया फॉर सम क्लास ऑफ कंपनीज। किनके लिए? नंबर 1, लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज विच आर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या तो लिस्टेड हो चुका है या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, एप्लीकेशन सेबी के पास पड़ा है फॉर लिस्टिंग। कंपनीज विच हैव बीन लिस्टेड, विच आर लिस्टेड और विच आर इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, हैविंग अ नेट वर्थ एक्सीडिंग 500 करोड़, 500 करोड़ से ज्यादा का जिनका नेट वर्थ है, लिस्टेड या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एंड नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, उनको फॉलो करना पड़ेगा इंड एस मैंडेटरीली। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो और नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, अब आपको इस साल से अपना अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारा इंड एस के हिसाब से करना होगा। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ
500 करोड़ से ज्यादा। सर ऐसे ही बोल दो, सारी कंपनीज लिस्टेड भी है अनलिस्टेड भी है, तो सारा कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है उनको 1415 से इंड एस फॉलो करना चालू, 1416 से इंड एस फॉलो करना चालू करना है। 15 में इट वाज वॉल्यूंटरी, 16 में इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज or companies in the process of listing having net worth exceeding 500 करोड़, unlisted companies having net worth exceeding 500 करोड़ and इनके पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट एंड जेवी, इनके पहले वाले दो कंपनीज के पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी, ये पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी को हम लोग ग्रुप कंपनीज बोलते हैं। ग्रुप कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रुप कंपनीज का अगर मैं नाम लूं, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, रिलायंस पेट्रोलियम, ये सारी इसकी ग्रुप कंपनीज है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरीज है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जहां पैसा लगा हुआ है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कहने पर तरीके से बिजनेस करती है, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज कंट्रोल करती है, ये सारी सब्सिडियरीज को भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। तो 1416 से दो टाइप की कंपनीज को इंड एस फॉलो करने बोला गया, listed companies having net worth greater than 500 करोड़, unlisted companies having net worth greater than 500 करोड़ और उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ के जितनी भी कंपनीज बची, यानी लिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे है, अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे है, उनको एएस फॉलो करना है। अगर ये इंड एस में आ गए तो इनको छोड़ के बाद बाकी जो है वो कहां रहेंगे, एएस में रहेंगे। अनलेस एक्सेप्ट फॉर द केस दैट इनमें से कोई पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी है इन कंपनीज का। अगर एक कंपनी है मान लो एक्स लिमिटेड, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या है, सब्सिडरी है। अब अगर रिलायंस के ऊपर इंड एस लागू हो गया है तो सब्सिडरी को भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। यही बोला है, पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी के ऊपर भी इंड एस उसी दिन से लागू हो जाएगा। सर उनके ऊपर क्यों किया गया? एक्चुअली जब हमारी ग्रुप कंपनीज होती है ना, तो हमें एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है पूरे ग्रुप का एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो अगर अलग अलग ग्रुप की कंपनीज ने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रखे हैं तो वो कंसोलिडेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए अगर पेरेंट इंड एस फॉलो कर रहा है तो सब्सिडरी को भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए यह रूल दिया गया कि पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी को भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। यह बात था 1416 का। 1417 से इसका दायरा थोड़ा और बढ़ाया गया, और दायरा बढ़ाया गया। अब 1417 से बोला गया सारी लिस्टेड कंपनीज या कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग को फॉलो करना पड़ेगा इंड एस। मतलब अगर कोई लिस्टेड कंपनी थी, उसका नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे था, तो 1416 से तो उसके ऊपर लागू नहीं हुआ, बट 1417 से सारी लिस्टेड कंपनी पर लागू हो गया। यानी अब वो कंपनीज आ गई जो लिस्टेड है और जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे है, चाहे कुछ भी हो, जीरो हो, नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, सारी लिस्टेड कंपनीज को इंड एस फॉलो करना है। आज के दिन पे यही रूल चल रहा है, क्योंकि 1417 के बाद आ गए हम लोग, अब 2022-23 में आ गए हम लोग, 23 में आ गए, तो अब इंड एस किसको फॉलो करना है, सारी लिस्टेड कंपनीज को। नेक्स्ट, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन 250 करोड़। 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी को हमने 1416 में कवर कर लिया। अब 500 करोड़ से नीचे बट 250 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी को 1417 से कवर कर लिया गया। सर अगर 250 करोड़ यानी 250 करोड़ से नीचे का नेटवर्थ है तो वो लोग एएससी फॉलो करेंगे, उनको इंड एस के दायरे में जाने का जरूरत नहीं है। बट अगर वो इन कंपनीज की पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी हुई तो उनको भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। कोई एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसके ऊपर इंड एस की रेगुलेशन लागू हो गई है, अब उसकी सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, उन सबको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इंड एस पूरे ग्रुप पर लागू हो जाएगा, अनलिस्टेड कंपनी पर लागू होते ही। तो ये इन कंपनीज के ऊपर लागू किया गया इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 17। अगर मेरे को बोलोगे ना आज के दिन क्या रूल चल रहा है, आज के दिन रूल ये चल रहा है। आज के दिन के रूल को अगर मैं समराइज करूं, नंबर 1 सारी लिस्टेड कंपनीज इंड एस फॉलो करेंगी। नंबर 2 अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ से ज्यादा है, वो इंड एस फॉलो करेंगी। उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी इंड एस फॉलो करेंगी। तो इस तरीके से टाइम फेस्ड मैनर में गवर्नमेंट ने इंड एस को लागू किया ऑन कंपनीज अदर देन एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस। उनके रूल्स अलग है, बट कंपनीज अदर देन एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस, उनके लिए इस तरीके से इंड एस को लागू किया गया।
अब इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे और रूल्स दिए गए। क्या रूल्स दिए गए? अगर कोई कंपनी लिस्टेड है ऑन एसएमई एक्सचेंज, मैंने बोला लिस्टेड कंपनीज पर इंड एस लागू होगा, बट अगर कोई कंपनी लिस्टेड है एसएमई एक्सचेंज पर, एसएमई एक्सचेंज क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज या एंटिटीज का स्टॉक एक्सचेंज। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई बीएसई आप लोग जानते होंगे, इनके एसएमई फ्लोर्स है। एसएमई फ्लोर्स मतलब जहां एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के आईपीओज आते हैं, जहां पर उनके शेयर्स का ट्रेडिंग होता है। जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस है, अगर वो एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उनको इंड एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनको यहां से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। बोला आप छोटे एंटिटीज है, आप लिस्टेड इसलिए है क्योंकि आप पब्लिक से फंड्स उठा के बिजनेस करना चाहते हैं, बट आपका साइज उतना भी बड़ा नहीं है, सो आपको इंड एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम उन लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं जो मेन फ्लोर पे लिस्टेड है, जो एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उनको करने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट, एक बार इंड एस एप्लीकेबल हो गया, एंटिटी शैल फॉलो द इंड एस फॉर ऑल सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार इंड एस आपने फॉलो कर लिया, अब इसके बाद आपकी नेटवर्क चाहे कुछ भी हो, आप लिस्टेड से अनलिस्टेड हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे हमेशा आपको क्या फॉलो करना है? इंड एस ही फॉलो करना है। यू कैन नॉट स्विच टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगेन। फ्यूचर में चाहे थ्रेशोल्ड कम भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस इंड एस एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवर। थर्ड, कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर दिस रोड मैप। जो कंपनीज यहां कवर नहीं है, वो फॉलो करेंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, उनको फॉलो करेंगी। सर, अगर मान लो कोई कंपनी है, अनलिस्टेड है, 50 करोड़ का नेटवर्थ है, बट चाहती है इंड एस फॉलो करना, कर सकती है क्या? वॉलंटरीली कर सकती है क्या फॉलो? आंसर इज कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी में वॉलंटरी एडॉप्शन अलाउड है। अगर कोई छोटी कंपनी भी इंड एस फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहती है, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुमको पता है कोई करेगा नहीं, कोई ये सब चीज में घुसना नहीं चाहेगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉस्ट और इतना टाइम इन्वॉल्व है कि नॉर्मल कंपनीज, रेगुलर कंपनीज, छोटी कंपनीज इन सब चीजों पर काम नहीं कर पाएंगी। बट एक्ट ने वॉलंटरी एडॉप्शन के लिए हां कर रखा है, चाहे तो किया जा सकता है। तो देखो कैसे कैसे हम लोग इन छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे। हमेशा सबसे पहले याद रखो प्रेजेंट में क्या चल रहा है। सर, प्रेजेंट में रूल ये है, सारी लिस्टेड कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा इंड एस। अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ एक्सीडिंग 250 करोड़ को फॉलो करना पड़ेगा। इनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवीज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बात? पहले आज का रूल याद रखो, क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आएगा तो ये ज्यादा रेलिवेंट है। अब इसके बाद रोड मैप को नॉर्मली 14, 15, 16, 17, 15 में वॉलंटरी एडॉप्शन दिया गया, कोई भी कंपनी कर सकती है, बट एक बार कर लिया तो हमेशा फॉलो करना होगा। 16 से लिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन 500 करोड़, अनलिस्टेड कंपनी नेटवर्थ ग्रेटर देन 500 करोड़, उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी पर लागू किया गया। फिर 14, 17 से ऑल लिस्टेड कंपनीज पर लागू कर दिया गया। अनलिस्टेड कंपनी नेटवर्थ ग्रेटर देन 250 करोड़ पे लागू कर दिया गया, उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी पर लागू कर दिया गया। कंपनीज जो एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उनको इंड एस फॉलो नहीं करना है। नंबर 2, इंड एस वॉलंटरी एडॉप्शन अलाउड है। कोई कंपनी अगर इस थ्रेशोल्ड के अंदर नहीं आती बट फॉलो करना चाहती है, कर सकती है। इंड एस एक बार अप्लाई कर लिया, आगे के लिए हमेशा इंड एस ही अप्लाई करना है। यू कैन नॉट स्विच टू एएस इवन इफ द थ्रेशोल्ड बिकम्स लोअर देन द लिमिट्स गिवन, तो भी आप इंड एस ही फॉलो करेंगे। नंबर 4, जो कंपनीज इस रोड मैप में कवर नहीं होती, वो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी। सर, ये तो सिर्फ कंपनीज के लिए हुआ। सर, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू नहीं होता? लागू होता है, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो इंड एस फॉलो नहीं करेंगे, वो उनके लिए लागू नहीं होता। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, उनके नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स के हिसाब से वो अपना अकाउंटिंग करती है, उनका सारा काम होता है, वो लोग कभी इंड एस फॉलो नहीं करेंगे। इंड एस अभी सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी कंपनीज के लिए लाया गया है, अभी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए इंड एस लागू नहीं होते। तो जो भी बात करेंगे कंपनीज की बात करेंगे, कंपनीज को छोड़ के सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप अब हमारा लेवल ऑफ डिस्कशन नहीं है। क्या सारे बच्चों को पहला रोड मैप का पार्ट क्लियर है? सर, क्या ये एग्जाम में पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। कैसे पूछेगा सर? ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेगा, या फिर एक छोटा सा केस स्टडी बना के देगा, 4-5 कंपनीज दे देगा, बताओ किस पे इंड एस लागू है, किस पे एएस लागू है, पूछ लेगा, आपको बताना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन इनिशियल एग्जाम्स में बहुत रेलिवेंट था जब इंड एस इंट्रोड्यूस किया गया था, अब कम रेलिवेंट है, बट ऐसा नहीं है यहां से आ नहीं सकता। अगर इंट्रोडक्शन से कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है तो वो यही है, यहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेगा।
क्लियर है? वेरी गुड। ये मेरा पहला रोड मैप का पार्ट कि भैया इंड एएस किस किस कंपनी पर कैसे कैसे लागू किया जाएगा। सेकंड पार्ट, एनबीएफसी कंपनीज पर इंड एएस कैसे लागू किया गया। एकदम सेम तरीके से जैसे अदर कंपनीज, ऊपर वाली कंपनीज पर लागू किया गया, बस डेट पे ध्यान रखना। वहां पर काम खत्म कब कर दिया था? 1/4/17 को। यहां पर काम शुरू होगा 1/4/18 से। गवर्नमेंट फेस्ड मैनर में जा रही है। 1/4/18 से एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर लागू किया गया इंड एएस को। पहले फेज पे किन किन कंपनीज को कवर किया गया? लिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन 500 करोड़, अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन 500 करोड़, उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। सर ये तो एकदम सेम है। बिल्कुल, फर्स्ट फेज 1/4/18 से शुरू किया गया और वही कंपनीज को कवर किया गया जो नॉर्मल कंपनीज को जिन जिन थ्रेशोल्ड्स में कवर किया गया था उन्हीं को कवर किया गया। फिर 1 अप्रैल 19 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया। किसके लिए? वापस से सारी लिस्टेड एनबीएफसी के लिए। अनलिस्टेड एनबीएफसी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा था, उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट एंड जेवीज के ऊपर। मतलब जो ऊपर मैंने पढ़ाया वो सेम एकदम नीचे है, बस एनबीएफसी के लिए लागू कब से चालू हुआ? 1418 से। पहले नॉर्मल कंपनीज को इसके अंदर लाया गया, नॉर्मल कंपनीज का काम खत्म किया 1417 से, तो 1418 से एनबीएफसी को लाना चालू किया। 1418 कुछ एनबीएफसी को इंक्लूड किया, फिर 1419 को और एनबीएफसी को इंक्लूड किया। दोनों का थ्रेशोल्ड एकदम सेम है। सारी लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज नेटवर्थ ग्रेटर देन 250 करोड़, उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी, ये आज के दिन इंड एएस में कवर्ड है। तो एनबीएफसी के लिए भी रूल एकदम सेम है, बस डेट चेंज हो गया 1418 एंड 1419। आज के दिन पूछोगे सर किन किन एनबीएफसी पर लागू होगा? सारी लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी पर लागू होगा। अनलिस्टेड एनबीएफसी कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी, इनके ऊपर इंड एएस लागू होंगे। जो यहां कवर्ड नहीं है उनको क्या फॉलो करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर दिस रोड मैप शैल कंटिन्यू टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस फॉलो करना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, वॉल्यूंटरी एडॉप्शन ऑफ इंड एएस इज नॉट अलाउड। नॉर्मल कंपनीज में वॉल्यूंटरी एडॉप्शन मैंने क्या बोला था? अलाउड है। आप चाहो तो लिख सकते हो पॉइंट नंबर 4 बना के, वॉल्यूंटरी एडॉप्शन इज अलाउड। वॉल्यूंटरी एडॉप्शन क्या होता है? सर अगर कोई कंपनी थ्रेशोल्ड में फॉल नहीं कर रहा है बट करना चाहता है एडॉप्शन इंड एएस का, कर सकता है। वॉल्यूंटरी एडॉप्शन इज अलाउड, बट ध्यान यही रखना है, वंस इंड एएस आर एप्लीकेबल या इंड एएस हैव बीन फॉलोड फॉर ऑल सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा। एनबीएफसी के लिए आरबीआई का गाइडलाइंस है। एनबीएफसी को आरबीआई गवर्न करता है। आरबीआई इज द मदर बॉडी फॉर एनबीएफसी। उनका गाइडलाइन यही है कि अगर एनबीएफसी पर ये थ्रेशोल्ड लागू नहीं होता तो उनको इंड एएस फॉलो नहीं करना, वो एएस ही फॉलो करेंगे। एनबीएफसी कंपनीज को बोला गया आप वॉल्यूंटरी एडॉप्शन नहीं कर सकते, आप तभी इंड एएस फॉलो करेंगे जब आप इस थ्रेशोल्ड में फॉल करेंगे। जब तक थ्रेशोल्ड में आप फॉल नहीं करेंगे, यू कैन नॉट अडॉप्ट इंड एएस, यू कैन नॉट फॉलो इंड एएस। एकदम आरबीआई क्लियर किया, नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे लोगों को कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, हमको कंफ्यूजन हो, नहीं करना है। जिनके ऊपर थ्रेशोल्ड लागू हुआ वो जाओ इंड एएस में, जिनके ऊपर लागू नहीं हुआ वो एएस ही फॉलो करो। यू कैन नॉट अडॉप्ट इंड एएस वॉल्यूंटरी। धन्यवाद। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नंबर 3, तीसरा चरण, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पहले डेट दी गई थी 1418 से, उनको फॉलो करना पड़ेगा। पहले डेट दी गई थी। फिर उसको आरबीआई और इरडा, बैंकिंग कंपनीज को आरबीआई गवर्न करता है, इंश्योरेंस को इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो करता है, गवर्न करता है। आरबीआई और इरडा ने गवर्नमेंट को बोला हमें कुछ टाइम दीजिए, अभी बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज रेडी नहीं है इंड एएस को फॉलो करने के लिए। तो उसको फिर 1 साल डेफर किया गया कि ठीक है नेक्स्ट ईयर सोचेंगे क्या करना है। उसके बाद आ गया कोरोना, एंड कोरोना आने के बाद वो जो डेफरल था, वो डेफरल अभी इंडेफिनिट पीरियड के लिए चला गया है। आज भी बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज पर इंड एएस लागू नहीं होता, आज भी उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो करना है। अभी कुछ खबरें आ रही है 1/4/23, 1/4/24 से हो सकता है इनके ऊपर लागू किया जाए, बट आज का जो स्टेटस है इंड एएस इनके ऊपर अभी लागू नहीं होगा। अभी तक आरबीआई और इरडा ने गवर्नमेंट को बोल रखा है प्लीज अभी इन पर लागू मत कीजिए, क्योंकि अभी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, फिर हम लोग इनके ऊपर धीरे धीरे इंड एएस का इंप्लीमेंटेशन करेंगे।
तो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अगर आपको पूछे इंड एस लागू होते हैं कि नहीं, एज ऑन प्रेजेंट डेट नहीं लागू होते हैं, उनके ऊपर अभी अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि उनको अभी डेफर किया गया है। कोरोना आने के बाद ये डेफरल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे बैंकों पे और इंश्योरेंस कंपनी पर भी इंड एस लागू होगा, बट अभी तक वो लागू नहीं होता है। उनके लिए भी कुछ रूल्स दिए गए हैं। जब इंड एस लागू होंगे, सारी बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज पर लागू होंगे, उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवीज पर लागू होंगे। अभी लागू हुआ नहीं है, होगा तब लागू होगा। हाउएवर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल बैंक्स होते हैं, इनको इंड एस फॉलो करने का दरकार नहीं है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस। दो जन को बाहर रखा गया, अर्बन कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, रूरल बैंक होते हैं, छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, उन लोगों को इंड एस का एप्लीकेशन नहीं करना है, वो लोग एएससी फॉलो करेंगे। बाद बाकी सारे लोग क्या फॉलो करेंगे, इंड एस फॉलो करेंगे। बट हाउएवर अभी डेफर्ड है, अभी इंड एस इनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज follows AS, follows accounting standards as of now. इनके ऊपर अभी इंड एस लागू नहीं होता है। ये पूरा रोड मैप दिया था गवर्नमेंट ने इनिशियली फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंड एस। आज का करंट स्टेटस कुछ ऐसा है, कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, बैंक्स एंड इंश्योरेंस, उनके लिए सारी लिस्टेड कंपनीज पर इंड एस लागू होगा। अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, इनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी, इन पर इंड एस लागू होगा। एनबीएफसी में भी सेम थ्रेशोल्ड से इंड एस लागू होगा। बैंक्स इंश्योरेंस कंपनी पर इंड एस लागू अभी नहीं हो रहा है, अभी वो एएस फॉलो कर रहे हैं। धीरे धीरे अब आगे जाकर उन पर लागू होगा, क्योंकि आरबीआई और इड्डा ने उसको डेफर करवा रखा है। वो बोल रहे हैं अभी हम रेडी नहीं है इन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज ये करते ही हमें बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद अभी हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है। उनके लिए सारी चीजें की जा रही है, और वो छोटे बिजनेस नहीं होते हैं, बड़े बिजनेस होते हैं। इतना बड़ा चेंज करना, डिसीजन लेने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़े। क्या सारे बच्चों को ये लिमिट्स या रोड मैप क्लियर है क्या? सर रोड मैप लर्न करना है क्या? अपने आप हो जाएगा, अभी लर्न करने का जरूरत नहीं है। अभी आपको प्रेजेंट सिनारियो पता होना चाहिए, आज के दिन क्या है वो पता होना चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एकदम शुरू से लाइन बाय लाइन लर्न करने का दरकार नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। आज का याद होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। आई सी टू इट टुडे। मैं जितना जल्दी हो सकता है फिक्स करवा दूंगा, सो दैट हम लोग नॉर्मलाइज हो जाए। एक दो दिन में हो जाएंगे। वो एक दो दिन, कभी भी कोई भी बैच शुरू होता है ना, वो एक दो दिन का वो रहता है, उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ऐसे भी ये सारे वीडियोस रहेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो वापस निकाल के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है क्या? अभी इस सेशन के लिए हम लोग यही डिस्कशन स्टॉप करेंगे। शाम के सेशन में आने से पहले आपको इतना चीज रिवाइज कर लेना है। शाम के सेशन में मैं एक बार इनका वापस रिवीजन करवाने के बाद हम लोग अपना फर्स्ट इंड एस स्टार्ट करेंगे, और कुछ छोटी मोटी बातें मेरे को और करनी है वो मैं करूंगा। इसके बाद हम लोग इंड एस पहला चालू करेंगे, विच इज इंड एस 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं इंड एस जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा वो बहुत लॉजिकल सीक्वेंस होगा। जब आप एक एक इंड एस पढ़ते पढ़ते आगे चलते जाएंगे, आप देखेंगे आपकी नॉलेज बहुत क्यूमुलेट होती जाएगी और बहुत प्रॉपर नॉलेज आपको मिलती चली जाएगी। तो हम लोग हमेशा बहुत सीक्वेंस से इंड एस को पढ़ेंगे। डन। थैंक यू सो मच। आज के लिए या अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बाद में। बाय बाय। इवनिंग टाइम 8 PM, यस 8 बजे पक्का। डोंट वरी, मैंने बोला ना, डोंट वरी अबाउट इट। 8 PM से वी विल बी स्टार्टिंग द क्लास। डन। बाय।